कल थोड़े था। हेलो, जय हिंद प्यारे छात्रों। और बहुत से लोग नहीं पढ़े आ रहे हैं कुंभ नहाने के चक्कर में। नहीं तो कल हमसे एक आए थे पूछने के लिए कि चलिएगा कुंभ नहाने के लिए। तो हम कहे कि कुंभ तो ठीक है, नहाना तो अच्छी बात है, सब लोग जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा है प्रयागराज, तो ठीक है बात है। लेकिन जीवन में अगर आपके कुंभ है और पूरा तीर्थ धाम सातों धाम है तो वो माँ बाप के चरणों में है, समझ गए हैं। तो आप माता पिता को घुमा दीजिए, न कि अपने कुंभ हो जाए। छात्र जीवन में कुंभ घूमे जाएगा, सब कुंभ घूमे जाएगा तो इधर घुमा देगा कुंभ सब। नहीं, ये सब समझता नहीं, कुंभ घूमो, क्या दिक्कत है। तो आइए हम पिछले क्लास को थोड़ा सा रिकवर कर ले, है ना। तो हम कल पढ़ रहे थे जर्मनी के एकीकरण, नहीं किसके एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, तब जर्मन के एकीकरण। याद है सर, जितना भाग में बांटे थे सबका नाम याद कर लीजिए। एकदम बहुत सुंदर। जनवरी का है, हाँ, जर्मन के एकीकरण। और सबसे बीच में कौन है, कौन है, जर्मनी। कौन है ये, जर्मनी। जर्मनी के बगल में कौन है, गुड, बहुत अच्छे, फ्रांस, है ना। यहाँ कौन है, गुड, डेनमार्क। कौन, यहाँ कौन है, गुड, ये इंग्लैंड है। नहीं, इस तरफ कौन है, बहुत सुंदर। नहीं, कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और कोई था, अब तो कोई नहीं था, है ना। और ये नीचे क्या है, इटली है, ये नीचे इटली है। इधर बात करें तो इधर स्पेन है, इधर बात करें तो पुर्तगाल है, समझ गए। ऐसे ही बगल बगल में सारा चीज है कि नहीं है ना। हाँ, और हाँ, इटली में इसके पास है वेटिकन सिटी, जो हमारे सिर्फ विष्णु की बात है, नहीं। और तो देखिए यही है। अच्छा ये बताइए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने के लिया, किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अच्छा ये बताइए कि पहले ये जो जर्मन था, कौन जर्मन था वो, हाँ जर्मनी कितने भागों में टुकड़ा था, 300 भागों में टुकड़ा था। 300 भागों को 39 राज्यों में किसने बना लिया, नेपोलियन बोनापार्ट। और इसी 39 राज्यों में कुछ राज्यों को हम आपको याद करवाए थे, जैसे सबसे बड़ा राज था और वह था कौन, प्रसा, सबसे बड़ा राज प्रसा। इसके बाद यहाँ कौन था, एक एक अक्षर हम लोग लिख लेते हैं, सेल्सिक। कौन, सेल्सिक है, सेल्सिक। सेल्सिक के नीचे था गुड, हॉलस्टीन। इसके इस तरफ जो था राइखलैंड, कौन से, राइखलैंड, कौन से, राइखलैंड। यहाँ पर कौन था, तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट, कौन से, फ्रैंकफर्ट। अभी फ्रैंकफर्ट की संधि हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट के नीचे, हाँ गुड, वेस्ट फिलिया। और वेस्ट फिलिया के नीचे कौन था, बावेरिया। कौन, बावेरिया। और ये कौन था, प्रसा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए कि सेल्सिक और होलस्टीन पर किसका कब्जा था, डेनमार्क का। किसका, डेनमार्क, इसी का ना, इसी दोनों पर इसका कब्जा था। एक और बात बताइए आप कि एक व्यापारी संगठन का निर्माण हुआ था और उस संगठन का क्या नाम था, 1834 में हुआ था व्यापारी संगठन का निर्माण, और उसका क्या नाम था, जालवेरीन। बहुत अच्छी बात है ना, जालवेरीन। पूछेगा कि हाँ, कि जालवेरीन एक संघ था किसका,
व्यापारियों का। जालबरेली एक संघ था, किसका? व्यापारियों का। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद हम बताए थे कि यहाँ से यहाँ बहुत टैक्स लगता था और सबसे बड़ा राज था प्रसा। कौन? प्रसा। और प्रसा की बात करें, किसकी बात करें? प्रसा की बात करें तो प्रसा का एक राजा था और उस राजा का नाम क्या था? फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक फिर इसके बाद एक बात और फ्रेडरिक विलियम की क्या हो जाती है? मृत्यु। लगभग 1860 में, 1860 में फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो जाती है। क्या इसने इटली सॉरी जर्मनी के एकीकरण का कोई मार्ग प्रस्तुत किया था? कुछ नहीं मार्ग प्रस्तुत किया था। इसके बाद इसी का भाई राजा बना था। कौन? हाँ, विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम राजा बना तो इसने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं और हमको इस सब के बारे में सोचना चाहिए। और इसने एक अपना चांसलर बनाया। और चांसलर किसको बनाया? तो बिस्मार्क को। खड़े क्वेश्चन पूछता है। हाँ, किसको बनाया? बिस्मार्क को। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित थे? हीगेल के विचार से प्रभावित थे। नहीं, किसके विचार से? हीगेल के विचार से प्रभावित थे। हीगेल एक क्या था सर? हीगेल एक उदारवादी था, दार्शनिक था। ये विचार को देता था, जैसे रूसो विचारवादी था। कौन? हीगेल। और बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। नहीं है ना? मतलब जब तक लोहा में खून न लगे तब तक देखीकरण इटली का होना असंभव है। और सबसे पहले बिस्मार्क ने किसके साथ मिला? और ऑस्ट्रिया के साथ। दोनों मिलने के बाद डेनमार्क पर, लेकिन बेचारा डेनमार्क अपने से हट गया कि जी हम हट जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं। और सेल्सविक और होलस्टीन को खाली करा दिया, लेकिन इसी में ऑस्ट्रिया को दे दिया गया होलस्टीन और अपने परसा अर्थात सेल्सविक को रखा। धीरे धीरे बिस्मार्क जो है टेंशन में आ जाता, कहता है कि गलती कर दी हम लाके। नहीं, क्या कर रही है? गलती कर दी हम लाके, हमको नहीं चाहिए था। अकेले ही तो अपने से हट गया। और एक ही साल के बाद इसने होलस्टीन में एक अफवाह आंदोलन कर दिया, है ना, कि जो भी जर्मन को मारेगा, मतलब अपने देश को दूसरे देश साम्राज्य क्यों मारो, उसको जरूरत पड़े तो हमको क्या करो, याद करो, कोई दिक्कत। अब यहाँ से मारना सब स्टार्ट कर दिया है। खबर आता है किसके पास? ऑस्ट्रिया के पास। ऑस्ट्रिया के पास जब खबर आता है तो 1 लाख सेना को लेकर के जाता है, लेकिन इसने प्रसा कह देता है बिस्मार्क कि मेरे रास्ते से आइएगा, छोड़ेंगे नहीं। अब सेना जाता करने से है क्या कि ठीक है हवाई जहाज से तो यो मारेंगे इधर से, नहीं, अब नहीं गया। और यही 1866 में किसका युद्ध हुआ? सेडोवा का युद्ध हुआ। किसका? सेडोवा का युद्ध हुआ। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का क्या हुआ? युद्ध हुआ। उसके बाद आपको ये पूरा क्षेत्र, ये देखो यहाँ तक के क्षेत्र पूरा प्रसा का हो गया। किसका? प्रसा का। जरूरत अब इस पर है। यहाँ तक हम कल के क्लास में बता चुके थे। थोड़े से आगे चलते हैं। अब देखिए बात बढ़िया से सुनना है एकदम, है ना, एकदम बाल के खाल निकाल देंगे इसको। देखिए इस तरह पूरा कब्जा डेनमार्क साइड हो चुका है। अब डेनमार्क से तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इधर, रक्त कौन है? बिस्मार्क। इधर अब फ्रांस जो है इस सोच रहा है फ्रांस कि धीरे धीरे बिस्मार्क मतलब प्रसा ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, डेनमार्क को हरा दिया, ताकत मजबूत हो रहा है
और ऐसा न कि है ने हमको हरा दे। समझ गए? तो यह भी अपना किसमें है, प्लानिंग में है। किसमें है? प्लानिंग में। उसी समय एक घटना घटती है कि स्पेन में, कहा में, स्पेन में यही मतलब बिस्मार्क का ही, इसी का प्रतिनिधित्व यहाँ राजा बनता था। इसी के जाते भाई समझिए तो इसी के सगे संबंधित यहाँ का राजा बनता था। कहाँ का? स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का। और उसी समय स्पेन में मृत्यु हो जाती है, इसी को वंश के, इसी वंश की मृत्यु हो जाती है। मतलब यही फ्रेडरिक विलियम अर्थात बिस्मार्क की मृत्यु हो जाती है। तो फिर से बिस्मार्क कहता है कोई बात नहीं, मैं एक अपना नया वंश को इधर भेज देता हूँ। क्या बनाने के लिए? राजा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? राजा बनाने के लिए। इधर फ्रांस जो है आग बबूला हो गया। अरे वाह, जैसे देखे रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुआ, क्यों? नाटो वहां पर घर ले रहा था, नाटो का। हाँ, तो यही ना रूस कह रहा था, रूस यूक्रेन को कि तुम नाटो का सदस्य मत बनो। और वो कह रहा था कि हम बनवे करेंगे, तो मारवे करेंगे। तो पीटा ना कैसे। हाँ भारत रूस का ना दोस्त है। हाँ अभी साथ दे रहा था। हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। आज से नहीं, शुरू से ही हमारा परंपरा से ही चल रहा है। नहीं हाँ, आपको 40वां बेरा देखे पढ़ाए थे ना, तो शुरू से चल रही है, इंदिरा गांधी के इस समय से दोस्ती है ना। तो फिलहाल आगे हम चलते हैं। तो इसी समय यहाँ मतलब स्पेन में जब इस वंश का फिर से राजा बना, फ्रांस क्या हो गया? आग बबूला हो गया। और फ्रांस ने कहा अब हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी समय इसने आक्रमण कर दिया किस पर? प्रसा, है ना, कि नहीं यहाँ के राजा हम आपको बनने, दोनों तरफ से तू हो जाए, कखनी हमको पीट देगा कोई जानू नहीं रहा है। समझ गए? दोनों तरफ से चाट देगा ना। अब इसने 1870 में, कब? 1870 में इसने अर्थात जर्मनी के साथ क्या हो गया? युद्ध हो गया। जर्मनी के साथ युद्ध, किसके किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हो गया। लग रहा था कि फ्रांस जीतेगा, फ्रांस जीतेगा, क्योंकि उस समय फ्रांस सबसे कैसा देश था? ताकतवर मजबूत देश था, है ना। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट, उसी समय बिस्मार्क ने, किसने? बिस्मार्क ने भी पूरा एकदम जोर तोड़ से लड़ा, हटा नहीं, एकदम खतरनाक लड़ा। और आपको पता है कि उसी समय हम बोले थे कि जब इटली के वेस्टफिलिया में, इटली के वेस्टफिलिया तो इटली के पोप, इटली के पोप में जो संरक्षण दे रहे थे, इटली के ही ना पोप था, पोप में जो संरक्षण दे रहे थे, तो फ्रांस का आके लगते हैं कि हम हार जाएंगे, जल्दी से सेना बुला लो, सेना। और आपको पता है कि इसी समय कौन थे इटली के राजा, लास्ट कौन थे? तो उसने, हाँ, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने कहा कि अच्छा उधर लड़ रहा है 1870 में, खींच लो खींच लो खींच लो, क्या कर लो, खींच लो। तो ये बात समझ है ना। तो पोप जब इससे लड़ाई हम बताए थे उस समय 1870 जर्मनी फ्रांस लड़वाए थे, लेकिन हम ये बात हम आपको नहीं बताए थे, हम बोले थे कि हम सेट कर लेंगे उस समय। और जब इस समय लड़ रहा है कौन? फ्रांस किसके साथ? जर्मन के साथ। किसके साथ? जर्मन के साथ। और उसी समय पोप से जहां संरक्षण दे रहा था, सेना को बुला लिया था, आइए यहाँ आइए, वहां छोड़ो अभी। और उसी समय विक्टर इमैनुअल ने, किसने? विक्टर इमैनुअल ने खींच लिया, चलो मिला लो मिला लो मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ से बहुत जोर तोड़ से लड़ाई हुआ, घमासान 1 साल तक युद्ध चला। बिस्मार्क ने फ्रांस की 1 लाख सेना को कैद कर लिया। 1 लाख सेना को क्या कर लिया? कैद कर लिया। इसके पास सेना की कमी नहीं है, सेना की कमी नहीं है। अर्थात 1 लाख सेना को कैद कर लिया, यही फ्रैंकफर्ट में। कहा में? फ्रैंकफर्ट में, है ना। और फ्रैंकफर्ट में करके कहा कि सिलेंडर बोलो, सब हाथ खड़ा कर ले जी, हाथ खड़ा, समझ गए, सरेंडर कर ले है। और देखो यहां से इतिहासकार कहते हैं कि इसी 1870 को हम सेडोन के युद्ध के नाम से जानते हैं। सेडोवा है, ध्यान देना है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सेडोवा का युद्ध है, ये हुआ प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। और इस सेडोन के युद्ध फ्रांस और
जर्मन के बीच, जर्मनी के बीच, है ना। अब देखो कि इसने फ्रांस सेडोन के युद्ध हुआ कब? 1870 में। इस सेडोन के युद्ध में एक शक्ति, एक यूरोपीय शक्ति का पतन और एक यूरोपीय शक्ति का उदय हो रहा है। हम बताए थे कि 1870 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी समय से पहले हम मेटरनी कहा था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है यूरोप छिपता है। इस युद्ध ने दशा ही बदल दिया। इसने कहा कि अब जर्मनी को जब सर्दी लगेगी ना पूरा यूरोप छीकेगा। हम बताए थे जब 1870 पढ़ा रहे थे तो कि हम देखना बताएंगे, और यहाँ उस बात को आ गया, ये बात आ गया। अब देखो 1 लाख को, 1 लाख सेना को क्या कर लिया? कैद कर लिया। और यही 1871 में, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। किसकी? फ्रैंकफर्ट की क्या हुई? संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच? किसके किसके बीच? बर्दाश्त करो नलायको, जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच किसकी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। एक्यूरेट डेट बता दे आपको, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की क्या हुई है? संधि हुई है। और फ्रैंकफर्ट की संधि जब हुई तब इसने, मतलब जर्मनी ने कहा, परसा बिस्मार्क ने कहा कि तुम गलती हो, इधर फ्रांस के दो क्षेत्र है, अल्लास और लॉरेंस, हम आपको पढ़ाए हैं, कोयला क्षेत्र है ना, अल्लास और लॉरेंस। कहा कि तुम मेरा ही इतना दूर और है, अल्लास और लॉरेंस बहुत कोयला क्षेत्र था, कब्जा कर लिया, ये भी मेरा हो गया। बेचारा, है ना, बेचारा, बेचारा, है ना, बेचारा। देखो फ्रांस, है ना, अल्लास और लॉरेंस पर कब्जा कर लिया है। कौन? फ्रांस। 1800, है ना, हाँ सॉरी, जर्मनी। कौन? जर्मनी। फ्रांस के, है ना, फ्रांस के अल्लास और लॉरेंस क्षेत्र पर कब्जा कौन कर लिया? जर्मनी। और इस प्रकार से किस संधि के तहत? 1871 के फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। और यह पूरा मिल गया, और यह पूरा अब प्रसा नहीं है, अब यह पूरा क्या बन चुका है? जर्मन बन चुका है। क्या बन चुका है? जर्मन, अर्थात क्या? जर्मनी। क्या बन चुका है? जर्मनी। अब यहाँ के संसद को हम डाइट पहले कहते थे, अब यह राइक स्टैग हो गया। क्या हो गया? राइक स्टैग हो गया। कोई दिक्कत? अब हिटलर जलाएगा राइक स्टैग को, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो इसमें नहीं पढ़ना आपको, समझ गए। अब देखो कि इस तरह से जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। अब देखो यहां से अब क्या हम आपको पहुंचा देते हैं विश्व युद्ध के पास, हम आपको पहुंचा देते हैं विश्व। ऐसे यहीं पर रोकता है, रोकना तो 10वां यही रोक देता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको ठेका देते हैं वहां तक, समझ, क्योंकि आपको अंदर अंदर मिल रहा होगा कि सर लगता है कि विश्व युद्ध होगा, है ना, पहुंचेगा नहीं, क्योंकि 1871 आ चुका है। अब देखो इसी समय क्या है, इस समय अब जो है जर्मन, कौन? जर्मन जो है इस समय अब इससे भी डर रहा है फ्रांस से कि बड़ी मार मारे हैं इसको, है ना, पूरा कब्जा कर लिए, ये जरूर हम पर कहीं न कहीं हमला करेगा, कहीं न कहीं हमला करेगा, एकदम हमला करेगा, कहे कि मारा है तो हमला करबे करेगा। अब ये जो है जर्मन ऑस्ट्रिया से कहता है कि सुनिए ना, वो लड़ाई झगड़ा हो गया था, हमने क्या आपस की बात है ना, हो गया से हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और आप हम सब क्या लड़ाई झगड़ा करें, अगल बगल के रहने वाले हैं, मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और ये देखो कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया फिर से मिल गए, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया फिर से मिल गए। और जब जर्मनी ऑस्ट्रेलिया फिर से मिल गए तो इधर इटली भी कहा कि आपको भी एकीकरण होले है, हम भी तीनों मिल जाते हैं, तीनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और तीनों मिल करके
हाँ, तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं और मिल जाने के बाद यही है ना, यही है ना, यही तीनों मिल करके और किसका, धुरी राष्ट्र का निर्माण करता है। किसका, धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र कौन कौन मतलब हम बताए थे कि आज ही बना है, आज ही बना है। मतलब कौन कौन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और कौन, इटली। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली, ये तीनों कौन से राष्ट्र कहा है, धुरी राष्ट्र कहा है। इधर फ्रांस भी कम नहीं है, फ्रांस कह रहा है जान रहे हो ये सब इधर मिल चुका है, सब क्या है, मिल चुका है। और इधर फ्रांस कह रहा है इंग्लैंड से हम काहे बच्चे, हम काहे बच्चे, हम भी दोनों मिल जाते हैं, है ना, हम भी दोनों मिल जाते हैं। इधर रूस है, कौन है, रूस, क्योंकि जर्मनी से लड़ाई हुआ था, रूस को मारा था कहां तक घुस करके, है ना, मारा था ना। और इधर जो है रूस को मिला लिया, मतलब हम बताए थे इफारू, मतलब इससे धुरी राष्ट्र को दे हाथ फाड़ने के लिए इफारू मारा। इफारू एक संगठन, मतलब मित्र राष्ट्र की निर्माण हो रहा है। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से है, तो हम देख रहे हैं कि सर फ्रांस है, उसके बाद सर इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, और उसके बाद कौन है, रूस है। और ये दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र अब ये सब प्लान कर रहा है किसका, युद्ध का। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। अभी सब बारूद, गोला बारूद तैयार कर रहा है। इधर से 80% अपनी आय का खर्च दोनों तरफ से सेना पर ही खर्च कर रहा है। आपको बता दें कि 1907 से लेकर 1914 तक, 1914 तक, यहीं से समझिए तक, है ना, 1907 से लेकर 1914 तक खाली गोला बारूद का आक्रमण हुआ। किसका, गोला बारूद, दोनों तरफ से गोला बारूद बढ़ रहा है। सिर्फ यही मकसद था, युद्ध हो तो हो कैसे। उसी समय ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है और प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल आपको, हाँ, फिलहाल आपको इतना ही तक पढ़ना था। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या एकदम, हाँ, जो स्पेन वाला बताया था ना कि कैसे युद्ध हो गया था, स्पेन में कोई युद्ध नहीं हुआ। यहीं पर मतलब जर्मनी का ही जो शासक था, इसी का सगे संबंधित यहाँ का राजा बनता था, ठीक ना, यही का राजा। लेकिन इस राजा की मृत्यु हो गई, तो फिर से इसी वंश के न बनेगा। और ये बिस्मार्क ने भेजा कि जाइए यहाँ का राजा आप बन जाइए, जो फ्रांस को बिल्कुल मजबूर नहीं था। तीसरे फ्रांस सोच रहा है कि अरे बाप रे, इधरों से इधर है और इधरों से इधर है। एक तो ऐसे ही टेंशन में है कि जो इंग्लैंड अर्थात जर्मनी है, इधरों मार दिया, इसको भी पीट दिया, इसको भी, हो ना हो इधर हमरो पीट दे। समझ गया। और दोनों तरफ से फिर से एक बार रिपेयर कर ले क्या, इसको कर ले क्या, देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसको कितने भागों ने बांटा, तो क्लियर है। ये दोनों प्रसा और ऑस्ट्रेलिया दोनों सहयोग किया, और सहयोग करने के बाद किसको हराया है, डेनमार्क को। डेनमार्क को हराने के बाद ये सेल्सविक अपने ऑस्ट्रिया लिया, होलस्टीन सेल्सविक अपने प्रसा लिया और होलस्टीन ऑस्ट्रिया लिया, होलस्टीन ऑस्ट्रिया लिया। कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद फिर से ही कहा कि अब हम तोरा न दो, है ना, हम तोरा नहीं देंगे। और लगले अपने में लड़ गया, फिर अपने में लड़ गया। और इसको अब किस युद्ध के नाम से जाने, सेडोवा के युद्ध से जाने। लेकिन उसके बाद जो जर्मनी था अर्थात बिस्मार्क था, जब ये देख रहा था कितना मिल गया इधर, उसी समय एक घटना घटती है कि फ्रांस भी आग बबूला हो रहा है, सोच रहा है कि बाप रे बाप, इधर ही पूरा ताकतवर पर रहा, उधर इसको हरा दिया, इसको हो ना हो हमको भी हरा दे, हो ना हो हमको भी हरा दे। और उसी समय एक घटना घट जाती है कि स्पेन के शासक की क्या हो जाती है, मृत्यु। स्पेन के शासक बनता कौन है, इसी वंश का शासक, मतलब बिस्मार्क के ही खानदान से बन रहा है। और इसने यहाँ पर अपना जब राजा नियुक्त कर दिया, फ्रांस ने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण। का है तो हार राजा नहीं बनेगा, है ना, यहाँ जनमत संग्रह के द्वारा बनाया जाएगा, ऐसा बात कर रहा था कौन, फ्रांस।
कौन? फ्रांस। और इसी में दोनों में लड़ाई हो गया कब? 1870। उसको किस नाम से? सेडोन के युद्ध के नाम से जाने 1870। लेकिन हार किसका हो गई? 1 लाख सेना को कब्जा कर लिया, कैद कर लिया। और फ्रैंकफर्ट ही स्थान पर, फ्रैंकफर्ट में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 में। और इस संधि के तहत फ्रांस के 2 क्षेत्र अल्लास और लॉरेंस को भी कब्जा लिया। और इसका नाम अब प्रसा ये सब न रहो के क्या हो गया? जर्मन हो गया। क्या हो गया? जर्मनी हो गया। और उसके बाद ये अपने ने सब मिल रहा है कि अब आइए मिलिए हम सब, न तो फिर इधर पीटेगा। और इस तरफ देखिए कि धुरी राष्ट्र का निर्माण किया ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली आज ही बना है। और इसका धुरी राष्ट्र को दे हाथ फाड़ने के लिए फारू नाम का संस्थान है, अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। बस हो तो गया। और इस तरह से इटली के एकीकरण आप समझाएं, जर्मन के एकीकरण भी समझाएं। पूछेगा क्वेश्चन कि जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है? जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या क्या भूमिका है? तो आपको लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका इस प्रकार है कि सबसे पहले लिखना है कि जर्मनी, कौन? जर्मनी 29 राज्यों में 39 राज्यों ने विभक्त था। 39 राज्यों ने विभक्त था, जिसमें से कुछ राज्य को आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। आपको इतना याद है। और सेल्सविक होल्स्टीन पर डेनमार्क का अधिकार था। सबसे पहले बिस्मार्क ने, किसने? बिस्मार्क ने प्रसा और ऑस्ट्रिया अर्थात बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के किसका युद्ध लड़ा? तो नहीं, किसका युद्ध? मतलब ये डेनमार्क को हराया। किसका हराया? डेनमार्क को हराया। डेनमार्क को हराने के बाद सेल्सविक पर किसका अधिकार? प्रसा का। होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का। फिर से पुनः किसने? बिस्मार्क ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ किसका युद्ध हुआ? सेडोवा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1886। इसके तहत इन्होंने किसको? होल्स्टीन को अपने अधीन कर दिया। उसके बाद 1870 में सेडोन के युद्ध में, किसके युद्ध में? सेडोन के युद्ध में फ्रांस को क्या किया? हराया। और फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत ये 1 लाख सेना को कब्जा करके और फ्रांस के अल्लास और लॉरेंस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का निर्माण किया। कौन? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। कोई दिक्कत? थोड़ा सा आगे आपको पढ़ना है एक देश। हाँ, हीगेल नहीं, ये विचार विचारधारा था, ये सिर्फ बताता था। जैसे मैं जो हूँ तो मैं सिर्फ आपको हौसला बुलंद करवा रहा हूँ। पढ़ो, है ना, देश के लिए पढ़ो। तो मैं हौसला, काम तो आप ही का ना है। समझ गए? थोड़ा सा इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका। थोड़ा सा हमको यूनान के बारे में पढ़ना है। 2 बात, हाँ, यूनान के बारे में और एक ब्रिटेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटेन और इंग्लैंड के बारे में। और एक पढ़ना है आपको ये हंगरी के बारे में। किसके बारे में? हाँ, हंगरी के बारे में, है ना। और बस हो गया ना? हाँ, हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, बोलिए। हाँ, पहल के मिटा रहे। तो ये बात समझ रहे हैं ना? एकदम आज यूरोप महादेश को खत्म कर देंगे। सर रोक दे वीडियो आज क्या है? रोको ना थोड़ा सा। वजह से नहीं, पूरा नहीं लो ना, ऊपर से हाँ, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा, अब हमको तो जर्मनी के एकीकरण को देख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। थोड़ा सा उसी समय एक यूनान है। कौन है? यूनान है, यही यूरोप में है। और कहा मतलब कि कहां पे यूनान है? मैपवा लगल है हम। हाँ, यूरोपीय महादेश में सब है। क्या है? यूरोपीय में, है ना। जर्मन के ही इंग्लैंड के इस तरफ है। ठीक है ना। कौन? यूनान। अब मैप, वर्ल्ड मैप हम आपको पढ़ाए हैं, तो आज एक बार पढ़ लेना तो वर्ल्ड मैप का पूरा हिस्ट्री। जब तक हम नक्शा आपको बना के नहीं पढ़ाएंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा सर कैसे हो गया, क्योंकि बिना मानचित्र
मतलब बिना मानचित्र पढ़े जीएस पढ़ना समय की बर्बादी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ गए? जब तक नक्शे नहीं याद, अब हम कहेंगे बताओ बबुआ जर्मनी, जर्मनी कने सर ले। समझ, इसीलिए हमने पहले आपको क्या पढ़ाया था नौवा में, वर्ल्ड मैप पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? और इसको तैयारी करते करते हम बुक भी ला के दिए ना, दिए है ना, है ना। और इसीलिए हम 8वां अभी 9वां में जो जा रहा है उसको हम मैप पढ़ा रहे अपने कोचिंग में। क्यों मैप देख रहे हो ना, पढ़ाते देखते हो तो हमको मैप पढ़ा रहे, इसलिए कि हमको उसको पढ़ाने में फिर भार न पड़े। हिटलर के बाद में जर्मनी पारेंगे, इससे देखो यही है। हाँ सर समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये कौन है? यूनान। यूनान में, यूनान की जो राजधानी है, यूनान की राजधानी, अबू मत देखो मेरे तरफ देखो, उसको बंद करो। यूनान की जो राजधानी है एथेंस है। कहाँ है? एथेंस। यूनान की राजधानी एथेंस। सबसे पहले इसको, यूनान को यूरोपीय महादेश के सभ्यता का पालना कहा जाता है ना। सभ्यता क्यों कहा जाता है उसको भी हम देखेंगे। यूनान को यूरोपीय महादेश के, किसके? यूरोपीय महादेश के सभ्यता का, किसका? सभ्यता का पालना कहा जाता है। समझ गए? क्यों सर? इसलिए कि सबसे पहले यही से ही ज्ञान विज्ञान की बातों को खोजा गया था। आप जैसे ही देखिएगा एथेंस, अर्थात जो भी गणित में आप पाइथागोरस प्रमेय को देखिए, चाहे कोई प्रमेय को देखिए, नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देखिए, थेल्स प्रमेय को देखिए, थेल्स प्रमेय को देखिए, सब कहां से उत्पन्न हुआ? यूनान से ही। पूरा लोग यूनान को बड़ा अच्छा समझते थे, बहुत अच्छा, कि नहीं सभ्यता का पालना है। यही पढ़ी से सब मानव विज्ञान का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? हाँ, विज्ञान का विकास हुआ। यहीं से बड़े बड़े लोग निकले थे। कहां से? यूनान से ही। और इसीलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत? क्यों कहा जाता है समझ गए ना? क्योंकि यही से थेल्स नामक आए। कौन आए? थेल्स। पाइथागोरस पर में जाने ना यार। हाँ, तो पाइथागोरस यही यूनान से ही, है ना। यूक्लिड यही से ही। बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, सब कहां से? यूनान से। और यूनान को इसीलिए यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है। और यहाँ ईसाई लोग ज्यादा है। कौन रहते हैं? ईसाई। सभ्यता, सभ्यता मतलब संस्कार। सभ्यता कहाँ की? जैसे हम बताएं कि मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश, अच्छा हाँ अफ्रीका महादेश को, है ना। एशिया की बात कर रहे हैं हम, है ना। सभ्यता का पालना एशिया महादेश को। यूरोप में सभ्यता का पालना यूनान को। किसको? यूनान को, है ना। यूरोपीय में सभ्यता पालना किसको? यूनान को। एशिया में एशिया को ही सभ्यता का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका को। किसको? यह वर्ल्ड मैप पे आपको लिखवाया गया होगा, एक बार कॉपी उलट के देख लेना, है ना। कोई दिक्कत है? इस अर्थात यूनान में कौन लोग रहते थे? ईसाई लोग रहते थे। कौन? साउथ अफ्रीका, पूरा अफ्रीका महादेश की बात कर रहे हैं हम, है ना। हाँ, और देखो ईसाई लोग रहते हैं कहाँ में? यूनान में। कहाँ में? यूनान में। और इस पर जो है तुर्की का अधिकार था। किसका अधिकार? तुर्की का कब्जा था। तुर्की का क्या था? कब्जा था। किस पर? ईसाई पर, अर्थात किस पर? यूनान पर। और जब इसका कब्जा था, तुर्की को कब्जा था किस पर? ईसाई पर। और तुर्की जो था एक मुस्लिम देश है। कैसा देश है? मुस्लिम देश है। तुर्की एक ऐसा देश है मुस्लिम। आपको पता है ना कि तुर्की एक मुस्लिम देश है। और तुर्की को संरक्षण कौन दिया था? फ्रांस देता था। आपको पता है कि किसका? क्रीमिया का युद्ध हुआ था। और क्रीमिया के युद्ध में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, याद करिए क्रीमिया का युद्ध कब हुआ?
1853 से 54 क्रीमिया का युद्ध। और क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस जो था किसका संरक्षण दिया था? तुर्की के रूस के बीच में युद्ध हुआ था। क्रीमिया का युद्ध किसके? फ्रांस और रूस के बीच। और ये सब मुस्लिम देश है। कौन से है? मुस्लिम। तुर्की कैसा है? मुस्लिम। तुर्की मुस्लिम देश है। और देखो कि उस समय एक व्यक्ति हैं और उनका नाम है, इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और इंग्लैंड के व्यक्ति का नाम है लॉर्ड वायरन। क्या नाम है? लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन, बढ़िया से देखना है। लॉर्ड क्या है? वायरन। लॉर्ड वायरन व्यक्ति है। लॉर्ड क्या? वायरन। और लॉर्ड वायरन जो है कौन? लॉर्ड वायरन जो है, लॉर्ड वायरन ये कह रहे हैं कि ये यूनान पर ईसाई रहते हैं, उस पर मुस्लिम देश का कब्जा का है। मुस्लिम देश का कब्जा का है, नहीं होना चाहिए। और ये बड़ा खतरनाक खतरनाक कविता लेखक है। यह कौन है? लेखक है। पूछेगा कि लॉर्ड वायरन क्या थे? लेखक थे। कहाँ के? किसके उजागर की बात कर रहे हैं? ईसाई मतलब यूनान की। तुम किसी का कब्जा में क्यों रह रहे हो, है ना? किसी के कब्जा में क्यों रह रहे हो? और इसने सबसे पहले कविता लिखा, लेकिन इसने सोचा कि चलो हम एक बार यूनान घूम ले। कहाँ घूम ले? यूनान। वहां घूमेंगे, वहां के सभ्यता को देखेंगे जब हम ना, तो हमको और अच्छा कविता देखने को मिलेगा, है ना? और अच्छा कविता लिखेंगे, उस दर्द को हम समझेंगे, उस दर्द को समझेंगे। और ये घूमने आते हैं कहाँ में? यूनान में। नालायक है ना? कहाँ में? यूनान में। कहाँ में? यूनान में। और यूनान में आते हैं घूमने के लिए, और वायरन को हायरन बना दिया गया, मतलब हत्या हो गया। वायरन की हत्या कर दिया गया, यही यूनान में ही, है ना? वायरन को क्या हो गया? हत्या हो गया। वायरन को हत्या हो गया। समझ गए? और वायरन की जब हत्या, हायरन बच गया। वायरन क्या बन गए? हायरन। और वायरन की जब हत्या हो गया, पूरा सब हंसने, इधर तुर्की वाले, इधर ईसाई। कहा कि, है ना, अब पूरा लड़ाई की पक्ष हो गई कि पूरा ईसाई, जितने भी ईसाई लोग हैं, सब मिलकर के अब हमला करेंगे, मारेंगे किसको? हमारे ऊपर कब्जा क्यों? हमारे ऊपर कब्जा क्यों? और ये सब जितने भी ईसाई लोग थे, ईसाई देश थे, जैसे इधर देखो रूस जब है, सब फ्रांस है ना, फ्रांस रूस है, और सब कहा कि सब एक साथ हो जाओ। ईसाई वाले कैसे हो जाओ? एक साथ हो जाओ। मुस्लिम वाले एक साथ, पूरा ईसाई वाले एक साथ हो गए। ईसाई जितने ईसाई थे सब एक साथ हो गए कि मारेंगे किसको? तुर्की को। इधर तुर्की कहा है कि जितने मुस्लिम हैं, जितने मुस्लिम, जब इधर ईसाई लोग एक साथ हो रहे हैं, तो हम भी मुस्लिम वाले सब कैसे हो गए? एक साथ हो गए। लेकिन मुस्लिम देश कह रहा है, जैसे इजराइल सब मुस्लिम देश है, कह रहा है तुर्की से कि आए हम काहेला तेरे साथ होंगे, है ना? तू फायदा, इधर तो खूब फायदा ले रहा था, क्या हमको कुछ दिया था? आज ईसाई वाले मार रहा है तो बाका तुम हमको साथ, जाओ मरो, क्या करो? मरो तुम, है ना? हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। और एक 1827 में, 1827 में ईसाई ने तुर्की पर हमला कर दिया, तुर्की पर हमला कर दिया। और यहाँ तुर्की की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तुर्की की हार, तुर्की की हार हो गई। कब? 1827 में, 1827 में। हाँ, तुर्की, ठीक है, तुर्की की हार हो गई, तुर्की की हार हो गई। और जब तुर्की के हार हो गया, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ एक संधि बनता है लगले 1829 में। 1829 में एड्रियानोपल की संधि। किसकी संधि? एड्रियानोपल की संधि। एड्रियानोपल की संधि, एड्रियानोपल की संधि कब? 1829। 1829 में एड्रियानोपल की संधि में ईसाई अर्थात यूनान वाले ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे चीज को कुछ अपने अधीन कर लेता हूं, कब्जा कर लेता हूं। तनी मानी पर तुम क्या है? रहो, तनी मानी रहो तुम। लेकिन आपको पता है कि लगले 1-2 साल के लिए छूट दिया था। कितने? 1-2 साल, क्योंकि बैठे थे तो पसारे दे नहीं, 1-2 साल के लिए। और लगले 1832 में, 1832 ने पूरी तरह से यूनान जो है स्वतंत्र हो गया।
यूनान क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो एंड्रिया, यहां से सवाल पूछेगा, एंड्रिया नोपल की संधि किसके किसके बीच? तो यूनान और तुर्की के बीच, है ना। एंड्रिया नोपल की संधि, यूनान पूरी तरह आजाद कब हो गया? 1832। स्वतंत्र कब हो गया? 1832। हमला कब किया? 1827। किसकी हार हुई? तुर्की की हार हुई। अर्थात लॉर्ड बायरन कौन थे? लेखक थे। लॉर्ड बायरन को आयरन बना दिया, है ना। हाँ, लेखक थे। अच्छा, ये बताइए कि लॉर्ड बायरन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तक कोई दिक्कत? क्या यूनान में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। एक और है, और संधि यही यूनान और तुर्की, यूनान और तुर्की किसकी संधि? एंड्रिया नोपल की संधि। पूछेगा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड्रिया नोपल की संधि कब हुई? 1800। किसके किसके बीच? समझ गए हैं। एक और पढ़ना है, उस सिर्फ आपको जानना है। एक है देश है छोटा सा, उसका नाम है हंगरी। हंगरी क्या है? हंगरी। और हंगरी की पूछ देता है खिसियाल में राजधानी। हंगरी मतलब होता है भूखा। हंगरी माने भूखा। और भूखा आदमी भूखे है, और एक बूढ़ा आदमी है। क्या है? बूढ़ा आदमी है, पेस्ट कर रहा है। काहे पेस्ट कर रहा है? सब भूख लगल है ना। मतलब हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। कोई दिक्कत है? हंगरी कैसे सर? हंगरी बुढ़ा सर भूख लग रहा है, बूढ़ा आदमी है, भूख लग गया, पेस्ट कर रहा है, मुंह धो रहा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। हाँ हाँ हाँ, है ना, उसी। अच्छा, उसके बाद यहाँ का एक राजा है, हंगरी का राजा है, उसका नाम है कोसुथ। क्या नाम है? कोसुथ। क्या नाम है? कोसुथ। क्या नाम है? कोसुथ। और कोसुथ ही कहाँ का राजा है? हंगरी का राजा है। बस आपको इतना ही जानना है। समझ, बस इतना ही जानना है। ज्यादा विशेष हमको जानना था, ज्यादा खींचेंगे तो लंबा चल जाएगा फिर, है ना। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। यहाँ का राजा कौन है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा हमको पढ़ना है ब्रिटेन के बारे में, कि कैसे ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम बना। यूनाइटेड किंगडम बना, उसको हम ये एनसीईआरटी से पढ़ के आए हैं। हम समझ गए? एनसीईआरटी से। प्लस आपको एनसीईआरटी 2 किताबों को हम पढ़ाते हैं। नहीं, आपको पता नहीं चलता है ना। किताब कितने चलते हैं? 2। देखो, इसको खींचना है तो जल्दी खींचो जल्दी। सर हमको पर भेज दीजिएगा फोटो। हाँ, बस हो गया जी, स्टॉप कर दो। स्टॉप करो जरा। चलिए आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटेन के बारे में। देखिए, अरे खा के आया कीजिए। देखो, बचपन में जब हम थे तो हम पढ़े जब जाते थे ना, तो बासी भात खा के, अब बासी रोटी, मेरे घर में दूध दुहाता था, पापा दूध देते थे एकदम भैंस के, उसको गर्मो नहीं करते थे। भैंस के दूध दूध रहे हैं, है ना। और रोजे पर कटोरा लेके चल गए, है ना, कहे कि थोड़ा सा इसमें दूध दीजिए पहले, है ना। और कटोरी में वही गर्मे दूध रहता है, कटोरी में 2 को बासी रोटी धर के घूर दिए और खा लिए, चल दिए पढ़ने। अच्छा, भैंस के दूध पियो, है ना, गाय के दूध। हम कहियो भैंस के, सब कहता है ना कि गाय के दूध से ज्यादा बुद्धि होता है, और हम जिंदगी भर भैंसे के दूध पिए, तो काहे में बुद्धि कमजोर है? कम है जी। तो आइए थोड़ा सा हम ब्रिटेन को देख ले। किसको देख ले? ब्रिटेन को देख ले, ठीक ना। अब देखो बढ़िया से नक्शा को देखो, पहले नक्शा को देखो। ये पूरा जो है, ये देखो, ये पूरा इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। बढ़िया से देखेंगे कौन है? इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है। समझ गए? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। और यही लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 से। गांधी जी गए थे एसएस राजपूताना जहाज से, बताएंगे हम, है ना। गांधी युक्त एकदम, गांधी के तो एकदम एकदम बाल के खाल को नोच लेंगे एकदम गांधी जी के, है ना। हाँ,
है ना, एकदम एक एक बातों को कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो लंदन, कहाँ, लंदन। और इंग्लैंड जो है या एक ब्रिटेन जो है राजतंत्र है। कैसा देश था, राजतंत्र, मतलब राजा का ही शासन चलेगा। सब राजतंत्र आपको बहुत बढ़िया से बताए हैं, नहीं। और इसके बगले में, इसके बगले में वेल्स है। कौन है, वेल्स, वेल्स है, समझ गए। देखना सब वहां लिखल होगा, इसके बगले में क्या है, वेल्स है। और वेल्स है ना, वेल्स के यहाँ पर ऊपर, यहाँ ऊपर स्कॉटलैंड है। कौन है, स्कॉटलैंड, मेटर्निक, है ना, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड है। कौन है, स्कॉटलैंड है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर है आयरलैंड। कौन है, आयरलैंड। कौन है, आयरलैंड। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। आज ये सब मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है। कैसे कैसे बना है वो बढ़िया से देखिए, है ना, कैसे कैसे बना, किसको क्या हम कहेंगे उसको, बातों को देखिए बढ़िया से। वेल्स अलग है, ये पहले इंग्लैंड है। कौन है, इंग्लैंड है, ये खास इंग्लैंड है। क्या है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड है। और इंग्लैंड के इस तरफ कौन है, वेल्स है। ऊपर कौन है, स्कॉटलैंड है। इस तरफ कौन है, आयरलैंड है। कौन है, आयरलैंड। कोई दिक्कत है। सबसे पहले इंग्लैंड ने, किसने, इंग्लैंड में 1282 में, 1282 में वेल्स को जीता। किसको जीता, वेल्स को जीता। हाँ, ज्यादा ही जाना है, वेल्स को जीता। 1282 में किसको जीता है, वेल्स को। हाँ, हाँ ना, 1282 में किसको जीता है, वेल्स को। और देखो अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। कोई दिक्कत है ना। अब पूछेंगे इंग्लैंड ने वेल्स को अपने साम्राज्य में कब मिलाया, 1282 में जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद लगले देखो कि 1688 में, 1688 में एक बात हुआ, विश्व का राजतंत्र। 1688 में यही इंग्लैंड जो है कैसा बना है, राजतंत्र था। कैसा था, राजतंत्र था। कैसा था, राजतंत्र। पहले हम देखे थे कि क्या है, राजतंत्र। लेकिन यही इंग्लैंड में ही एक गौरवपूर्ण क्रांति होती है। कौन सी क्रांति, गौरवपूर्ण, गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। और गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, 1688 में। कहा में, इंग्लैंड में। कहा में, इंग्लैंड में। और 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई और राजतंत्र के स्थान पर, किसके स्थान पर, राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र आया। संवैधानिक राजतंत्र आया, संवैधानिक राजतंत्र आया। कोई दिक्कत है। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, 1688 में। कहा में, इंग्लैंड में। कुछ कुछ बातों को हम छांट लिए हैं, समझ गए हैं, बहुत बातों को यहाँ छांटे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत। तो गौरवपूर्ण क्रांति कब है, 1688। राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक क्या, हाँ। और 1688 में ही ब्रिटेन में विश्व का पहला संसद बनता है। विश्व का पहला संसद, पहला संसद कहाँ में, ब्रिटेन में। कहाँ में, हाँ, विश्व का पहला संसद, विश्व का पहला संसद। और यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो राजा, मतलब इंग्लैंड का राजा, ये जो नीति अपनाता है उसको कहते हैं लेसेज फेयर की नीति। हाँ, अभी बताते हैं, लेसेज फेयर की नीति। हाँ, राजा तो उस समय अब कौन बना था हम देखे नहीं उसको, है ना। लेकिन ध्यान रखिए किसकी नीति अपनाता है यहाँ के राजा, लेसेज फेयर की नीति अपनाता है। लेसेज फेयर की नीति क्या है सर, मतलब जनता, राजा है ना, आप एकदम आराम से रहिए। जैसे कैसे होता है राज्यपाल, कौन होता है, राज्यपाल। क्या राज्यपाल कुछ काम करता है, जब दो तो कोई बात है, चुनाव हो रहा है, लड़िए, चुनाव लड़िए, कोई जीते, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम चुनाव से नहीं आते हैं, हम ऐसे आते हैं।
मनिंदा चुन के आते हैं, अलग से हमको चुना जाता है। राज्यपाल क्या चुना होता है? उसी प्रकार से लेसेस फेयर की नीति राजा अपनाता है। कहाँ का? इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। कोई दिक्कत? लेसेस फेयर की नीति क्या है समझे? मतलब आप सिर्फ बैठे रहिए, कोई आपको ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बीच में बोलिए बोलिए नहीं, किसके तरह? एकदम राजपाल की तरह। उसी को कहा जाता है लेसेस फेयर की नीति। लेसेस फेयर की नीति संवैधानिक, संसद से। कहां से? संसद से। हाँ, बस साइन राजा क्या करिए? साइन, क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र हो चुका है। किस क्रांति की वजह से? गौरवपुर क्रांति। कब? कोई दिक्कत है? अब इसके बाद लगले 1707 में 1707 में इसने आयरलैंड को कब्जा किया। किसको? आयरलैंड को कब कब्जा आया? 1707 में। यही ना आयरलैंड है? आयरलैंड को जब ये कब्जा लिया तो अब कौन कौन हो गया? तो देखिए किसको? इंग्लैंड अपने हो गया, वेल्स हो गया, आयरलैंड हो गया, तीनों हो गया। अभी स्कॉटलैंड को छोड़े हुए हैं। अभी आप राजतंत्र में भी रहिए, जो जो राजा कह रहा है वो बात को सुनिए। आप दिल्ली शेर मार्च लेके जा रहे तो वाह वाह कहिए, समझ गए? हम जैसे कह रहे हो वैसे ही चलो, है ना? इस देश तो अभी कौन कौन है? इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। उसके बाद वेल्स, उसके बाद आयरलैंड। वेल्स को कब कब्जा आया? 1282 में। आयरलैंड को कब कब्जा आया? 17। गौरवपुर क्रांति कब हुआ? और आयरलैंड को जब कब्जा लिया तो इसी आयरलैंड मतलब स्कॉटलैंड 1707 में आयरलैंड। किसको? आयरलैंड नहीं जी, सॉरी, स्कॉटलैंड को कब्जा आया है। ओ माय गॉड, ध्यान देखिए, गलती हुआ है ना? स्कॉटलैंड। कौन से? स्कॉटलैंड, मिस्टेक है ना? किसको कब्जा है? स्कॉटलैंड को। कब? 1707 में स्कॉटलैंड को कब्जाया। और ये जो बना यूनाइटेड किंगडम। क्या बना? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। अब पूछेगा कि यूनाइटेड किंगडम किसको किसको कहा जाता है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड जब मिलता है तो यूनाइटेड किंगडम है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जब मिला तो यूनाइटेड किंगडम। कब बना यूनाइटेड किंगडम? 1707 में। और लगले 1801 में 1801 में बचा कौन? पूरा कब्जा लो, पूरा कब्जा लो। 1801 में पूरा कब्जा लिया गया। तब इसी का नाम हो गया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट खाली नहीं, ग्रेट ब्रिटेन। समझ गए? तो ग्रेट ब्रिटेन कब बना? आप देखें, हम पूछेंगे कि इंग्लैंड कब है तो सर इंग्लैंड है। इंग्लैंड तो इंग्लैंड, वेल्स ही सब है तो इंग्लैंड अभी है। लेकिन जैसे ही इसने स्कॉटलैंड को कब्जाया तो स्कॉटलैंड को जैसे ही कब्जाया तो क्या बना? यूनाइटेड किंगडम। और जैसे ही इसने आयरलैंड को भी कब्जा लिया तो ग्रेट ब्रिटेन बना। क्या बना? ग्रेट ब्रिटेन। और यहाँ का राष्ट्रीय गान थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ का राष्ट्रीय गान, यहाँ का राष्ट्रीय गान है गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग। कि हे राजा, आप ही लेसेस फेयर की नीति को अपनाइए और आप ही सबसे अच्छे राजा हैं। हम आपको बताए थे कि इंग्लैंड, यही ग्रेट ब्रिटेन जो इंग्लैंड है, इस सबसे ज्यादा नौसेना रखता था। क्या रखता था? सारे राजा कहाँ भागते थे? इंग्लैंड भागते थे। क्यों? क्योंकि इसके पास नौसेना ज्यादा थी। और प्यारे छात्रों, इस तरह से आपका पूरे यूरोप महादेश, यूरोप में राष्ट्रवाद समाप्त हुआ। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देख ले, आपको आता है कि नहीं आता है ना? हमने इतना पढ़ाया तो आपको क्या क्या आया, क्या क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? तो देखिए, किताब को निकालो, यूरोप महादेश को, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखो। देखो पहले, इटली है ना, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के आते हैं? तो यूरोप महादेश के। सारा चूहिया खा गई या बिल्ली चली हज की ओर, मतलब ये पूछ रहा है हमसे
क्या कोई दिक्कत? पेज नंबर निकालो ना 19 से, 19 निकालो। देखो, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? कोई दिक्कत? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है? वो वियना सम्मेलन कब हुआ? क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? अच्छा, तीसरा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आज गलत लगा दी है? मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी, वही में ना गया था मेजनी। मेजनी कैसा था? कोई दिक्कत? हम बता रहे हैं, नहीं आप ही बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन थी? ऑस्ट्रिया। यही ना विरोध कर रहा था, ऑस्ट्रिया ही ना इटली जर्मनी के एकीकरण में। तो विरोध कौन थी? ऑस्ट्रिया। यही गलती लगे है ना। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद नहीं है ना। नेक्स्ट, अच्छा, गैरेवाल्डी भी है। गैरेवाल्डी पैसे से क्या था? अच्छा, ये बताइए बढ़िया से कि गैरेवाल्डी किस सेना का गठन? रहे दो जी, रहने दो। अब पूछो, जर्मनी राइन राज की निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। 39 गो के, कितने? 39। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखें हम। जालबेरीन एक संस्था थी व्यापारी की, कब? 1834 में। 1834 में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, रक्त एवं लौह की बिस्मार्क ने, किसने? बिस्मार्क। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि, ओके। देखो, यूरोप वासियों के लिए किस देश को साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का केंद्र हम अभी पढ़ाए हैं, है ना। यूनान को ही पढ़ाए आपको हम, है ना। नेक्स्ट, 1829 में इंडियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? अभी बनाए हम, तुर्की को अभी बताए थे हम। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ही मिला, ये थोड़ा सा ही भरना है। निम्नलिखित रिक्त स्थान को भरिए। देखिए, के युद्ध में देखो, 1870 के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन और दूसरी महाशक्ति का उदय हो रहा है। 1870 के युद्ध में, मतलब सेडॉन के युद्ध में, एक तरफ फ्रांस हार रहा है, जर्मनी जीत रहा। हम आपको बताए थे कि देखो, एक समय था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो यूरोप छिपता है, लेकिन देखो 1870 में बदल गया। अब जर्मनी को सर्दी हो रही है तो पूरा कौन छिप रहा है? समझ गए? कोई दिक्कत? रोहित तो कड़कड़ा रहा है एकदम, है ना, लिख रहे हैं। तो इसलिए पहला में कितना भराएगा? 1870। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, दूसरा देखो, सेडोवा का युद्ध है, हाँ, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ ना। कब हुआ? 1866। क्लियर ना। नेक्स्ट देखेंगे, 1848 की क्रांति ने 1800 यूरोप मेटरनिक युग का अंत कर दिया, क्योंकि 1815 से लेकर 1848 तक इसको मेटरनिक युग कहा जाता है। नहीं, डेट्स लिखेंगे, देखें और देख। वेटिकन सिटी में राजमहल जहां कौन रहते थे? पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बच गया था। इटली के, क्योंकि वेटिकन सिटी पर क्या नाम था राजा का? इटली के राजा का क्या नाम था? हाँ, चार्ल्स एल्बर्ट। नहीं, कौन पूरा तरह से इटली का एकीकरण? विक्टर एमानुएल ने क्या हमला किया था पोप पर? नहीं, इनको एक राज दे दिया गया था। समझ गए? हाँ, जाइए, रहिए बढ़िया से। नेक्स्ट, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक जो राजा बना है, वो नहीं क्या बताए हैं ये बात? ऑटो ही बना था, हम भूल गए थे। ऑटो बना है, कौन बना है? ऑटो बना। यूनान स्वतंत्र कब हुआ था? 1832। इंडियानोपल की संधि 1829। हाँ, यही लगते काट दी, है ना। देखो, 1832 में जब स्वतंत्र हो गया था कौन? यूनान। तो उस समय राजा कौन बना था? ऑटो। कौन बना था? ऑटो राजा बना था, है ना। यूनान के, कहाँ के? यूनान के राजा बना था। ये छोड़ दिए थे हम, थोड़ा सा हम काट रहे थे, नहीं काटना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इधर, उसके बाद यूनान। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है आपको।
मेजनी जो है, मेजनी देखो, हीगेल देखो, हीगेल को पहले तुम देखो, हीगेल क्या है? एक हीगेल है, दार्शनिक है हीगेल। हम बताए हीगेल के परिवार से कौन प्रभावित है? बिस्मार्क प्रभावित है। और हीगेल क्या है? दार्शनिक है। मिलेगा ना? बिस्मार्क क्या है? जर्मनी का चांसलर है, जर्मन का चांसलर है। वो क्लियर करनी है। विक्टर इमैनुअल ने इटली को एकीकरण में मार्ग प्रस्तुत किया, और मेजनी बना क्या? राजनीतिज्ञ। मेजनी राजनीतिज्ञ। समझ गए? मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना? मिला ना जी? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? नेक्स्ट समूह को मिलाइए। वियना सम्मेलन कब? गुड। मेटरनी का पतन 1800। ठीक है। इटली का एकीकरण, सेडन का युद्ध। ठीक है, मिल गया। एक खाली कहानी से मिलवाए हैं। नहीं, नेक्स्ट है समूह आपको कोसुथ। कोसुथ अब के बताए हैं? कहाँ का कोसुथ है? तो कहाँ का कोसुथ है? अभी नालायक बताए कि हंगरी के, कहाँ के? हंगरी के राजा है कौन? कोसुथ। देखो, हंगरी के राष्ट्रवादी नेता कौन? कोसुथ। क्लियर है ना? अभी नहीं बताया हंगरी के? कोसुथ। नेक्स्ट, एड्रियानोपल की संधि। यूनान की स्वतंत्रता 1832। क्लियर ना? और पोलैंड में आंदोलन जो बच्चा से वो कर देना है, जो बच्चा से वो पोलैंड को पढ़ना नहीं है ना? तो एक जो बच्चा से ऑटोमेटिक लग जाता है 1800, है ना? नेक्स्ट, राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है। मेजनी कौन था? पता है। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन बाधाएं थे हम आपको बता रहे हैं ना? ऑस्ट्रिया बाधा था, ये सब बाधा हो रहा था। और मेटरनिक युग क्या है? तो आपको 1800 वियना से यही मेटरनिक युग है। नहीं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के 2 कारण लिखना है। तो 1800, तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के 2 कारण है कि सबसे पहले राजा हैबसबर्ग का राजा बना था, और उसका नाम क्या था? तो लुई फिलिप ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था? गीजो को। और गीजो अमीरों के राष्ट्र में आ गया था। किसको? अमीर को बताता था। जो उसीलिए थियर्स के नेतृत्व में बर्लिन में, पेरिस में, कहा में? पेरिस में एक भोज का आयोजन किया जाता है, लेकिन दोनों आकर के तोड़ देता है, और इसीलिए 1848 क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। इटली जर्मनी के एकीकरण के ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो क्या भूमिका है? ऑस्ट्रिया साथों होता है, हटवो करता है। तो आप देखें कहानी के आधार पर। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट देखे ना कैसे कैसे सहायक हुआ, पूरे देशों को जीता था, रूस तक गया था। कहां तक? रूस तक। तीसरा की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट की बात हो रहा है। समझ गए? नेक्स्ट है गैरिबाल्डी की कार्यों की चर्चा। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक है। देखो, विलियम प्रथम के बगैर, विलियम प्रथम मतलब प्रसा के चांद राजा बना है। सबसे पहले प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्सन के छोटका भाई विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम ने किसको प्रधानमंत्री? देखो, कहा है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था। कैसे? क्योंकि वो कर नहीं पाता। वह बिस्मार्क के बिना हो पाता है जर्मनी का एकीकरण? नहीं। नेक्स्ट है, कुछ ज्यादा है। यहाँ देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी के योगदान को बतावे। आपको सारा बातों को हम बता दिए हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, काउंट काबूर को क्या योगदान है, और किसका? गैरिबाल्डी का क्या योगदान है। पूछा था वही तो हम बताए थे, है ना? देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है? यही अभी जर्मनी हम आपको पढ़ाया, क्या भूमिका है आपने देखा नहीं, बताए भी है नहीं। उसके बाद राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को प्रभाव की, राष्ट्रवाद का क्या क्या उदय होता है, कौन कौन उदय हुआ राष्ट्रवाद से? तो देखिए कि इधर सारे लगभग उदय, यूनान उदय हो रहा है। इधर कौन उदय हो रहा है? तो हीगेल, सॉरी, अरे क्या नाम है, हंगरी। और ये सब धीरे धीरे भारत भी उदय होगा। कौन उदय होगा? भारत भी, राष्ट्रवाद के चलते। जुलाई 1830 के क्रांति को लिखना है। 1830 के क्रांति नहीं लिखाएगा कि 1830 के क्रांति में बुर्बो वंश पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया था। कैसे समाप्त हो गया आपको पता है? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम आपको बताएं कि यूनान में किसका शासन था? ईसाइयों को। इससे सभ्यता का
पालन, यूरोप को सभ्यता का पालना कहा जाता था। 1827 में एक युद्ध हुआ, एक लड़ाई हुआ ना, जिसमें तुर्की से, किससे? तुर्की से। तुर्की क्या हो गया? हार गया। 1829 में एड्रियानोपल की क्या हुई? संधि हुई। एक इंग्लैंड के कौन थे? राजा थे, उनका नाम है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन को हायरन में बदल दिया, मतलब महालेखक थे। और इतिहास लगले 1829 में क्या हुआ? एड्रियानोपल की संधि। 1832 में पूरी तरह से आजाद हो गया कौन? यूनान। और राजा कौन बना? ऑटो। राजा कौन बना? ऑटो। नेक्स्ट, तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। इस तरह से आपका पूरे के पूरे यूरोप महादेश एकदम समाप्त हुआ। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर यूरोप महादेश से कोई क्वेश्चन पूछ दे, रोक देना, 1 घंटा में पूरा यूरोप को बता देना। समझ गए? हमारी पावर होनी चाहिए केजीएस, है ना, काशी जीएस रिसर्च सेंटर, है ना, पावर ऑफ यूथ। तो है ना, भय से प्रीत होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो सारा कहानी से आपको हम याद करवा देंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत? फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।